हम भी घूम रहे थे बिहार में, आप भी घूम रहे थे। आप बताइए कहीं जी। एक भी आदमी हम लोग को मिला जो कह रहा हो कि हमारा एसआईआर ने हमारा वोट चोरी कर लिया है। आपने हार मान ली, मतलब इंडिया ब्लॉक ने हार मान ली कि अब वो वोट चोरी करके बीजेपी जीती रही है तो अब कुछ नहीं करना है। बड़ा बोराम सीट पर मुकेश सहनी ने अपने भाई को चुनाव से हटा लिया। ये कल की घटना है, कल की घटना। चुनाव से प्रचार चुनाव का बंद होने के 36 घंटे पहले की घटना है कि गौड़ा बौराम जो एनडीए की इंडिया ब्लॉक की एक सीट है, उस सीट पर मुकेश सहनी ने अपना कैंडिडेट वापस बिठा लिया, अपने भाई को वापस बिठा दिया। तो ये इसका बड़ा मैसेज गया है बिहार के चुनाव में कि जो मल्लाह वोट है, ईबीसी वोट है। और उसके बाद आज मुकेश सहनी तेजस्वी यादव के साथ प्रचार करने भी नहीं गए। आज मतलब चुनाव मतदान के एक दिन पहले बुधवार, मंगलवार को उन्होंने अपने भाई का नाम वापस कराया, बैठा दिया उनको चुनाव में। और बुधवार को तेजस्वी यादव के साथ वो कैंपेन करने नहीं गए हेलीकॉप्टर से। तो इससे मल्लाहों के बीच में एक मैसेज है कि एनडीए मतलब उनके बीच सब कुछ ठीक नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम है विकास कुमार और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी का ये खास वीडियो, खास रिपोर्ट। बिहार में पहले चरण की वोटिंग होने वाली है और उसके ठीक पहले दिल्ली में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने वोट चोरी पर अपना दूसरा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने हरियाणा में जो चुनाव हुआ उसको लेकर के कुछ खुलासे किए कांग्रेस के शब्दों में। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बिहार के कुछ लोगों को भी मीडिया के सामने लाया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि हमारा वोट काट दिया गया था। तो ये तमाम चीजें जो हुई, अजीत द्विवेदी जी हमारे साथ हैं, आप पहले भी देखते रहे लोकमत हिंदी में इनको। हम लोग समझेंगे अगले कुछ मिनटों में कि कांग्रेस लगातार जो ये वोट चोरी वाला मुद्दा उठा रही है, जिस गर्मजोशी से कांग्रेस इस मुद्दे को उठाती है। बिहार में चुनाव से पहले कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने पदयात्रा भी की थी इस मुद्दे को लेकर के। हम दोनों लगभग बिहार में घूमे हैं, देख समझ रहे हैं। तो इस मुद्दे का बिहार के चुनाव पे क्या असर पड़ रहा है, एक तो ये समझेंगे। दूसरा कि हरियाणा को लेकर के जो खुलासे राहुल गांधी ने आज किए हैं, जिसमें ब्राजील के एक मॉडल का नाम भी आ गया है, वो जो खुलासे हुए उसमें बतौर पत्रकार अजीत द्विवेदी जी कितना सही और गलत देखते हैं, इसको भी समझेंगे। सबसे पहले अजीत द्विवेदी जी मुझे ये बताइए कि वो पहले चरण की वोटिंग से एक दिन पहले का ये दिन क्या कांग्रेस पार्टी ने किसी खास रणनीति के तहत चुना, या फिर रिसर्च का काम हो गया तो उन्होंने कहा कि चलिए आज जारी कर देते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। ये रैंडम कुछ भी नहीं होता है। देखिए विकास जी, पॉलिटिक्स में रैंडम कुछ नहीं होता है या अव्यवस्थित कुछ नहीं होता है। सब कुछ प्लानिंग के हिसाब से होता है। अनप्लान्ड कुछ नहीं होता है। और एक अमेरिका के राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट, उन्होंने कहा था कि अगर कोई भी चीज आपको राजनीति में अनप्लान्ड दिखे तो समझिए कि उसको उसी तरह से प्लान किया गया था। तो कोई चीज अनप्लान्ड नहीं होती है। सारी चीजें जो अनप्लान्ड दिखती हैं वो भी प्लान की गई होती हैं। तो ये प्लान के तहत राहुल गांधी ने पहले चरण की 121 सीटों के मतदान के एक दिन पहले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये तो ये बात होगी। एक दूसरी इसमें जो खास बात है विकास जी, वो ये है कि एसआईआर का मुद्दा या वोट चोरी का मुद्दा अब बिहार में दूसरी जो कांग्रेस की सहयोगी पार्टियां हैं वो नहीं उठा रही हैं। आरजेडी जो सबसे बड़ी पार्टी है वो नहीं उठा रही है। जो सबसे ज्यादा सीटों पर कल जिसको चुनाव लड़ना है, जिसकी सबसे ज्यादा सीटें दाव पर हैं, वो नहीं कर रही है। आज ये कायदे से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पटना में होनी चाहिए। अगर आप पटना के हम्म। चुनाव को इन्फ्लुएंस करना चाह रहे हैं और राहुल गांधी ने कहा था कि ये हाइड्रोजन बम होगा, तो इस हाइड्रोजन हम्म। बम की प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर पटना में करते, जहां चुनाव है वहां होना चाहिए। देखिए एसआईआर हम्म। का जब बिहार में जब एसआईआर शुरू हुआ, तब राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने कर्नाटक के खुलासे किए। अभी भी उन्होंने हम्म। हरियाणा के खुलासे किए हैं। हम भी घूम रहे थे बिहार में, आप भी घूम रहे थे। आप बताइए कहीं जी। एक भी आदमी हम लोग को मिला जो कह रहा हो कि हमारा एसआईआर ने हमारा वोट चोरी कर लिया है। हमने देखा नहीं, वोट इस नहीं जी। होने की शिकायत एक महिला ने की थी। और एक वो हम्म। बड़ी दलित बस्ती थी, उसने किया। लेकिन 2 मिनट के भीतर ही आगे सामने से एक आदमी ने बता दिया कि ये लोग बाहर रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, तो वोट के लिए आपका वहां भी वोट रखिएगा, यहाँ भी वोट रखिएगा। तो ये थोड़े होगा। तो हम्म। ये नहीं हो रिजोनेट नहीं हो रहा है, मतलब ग्राउंड से रिजोनेट नहीं हो रहा है। और आरजेडी को ये फीडबैक है कि ये कोई बड़ा चुनाव का मुद्दा नहीं बन रहा है। हम्म। एक तो बात किया। तीसरी बात इसमें जी। अब विकास जी को उसके बाद आप कहिएगा तो हम जवाब देंगे। ये चुनाव को इंपैक्ट करेगा लेकिन पॉजिटिव वे में नहीं करेगा। ये माइंडसेट को निगेटिव वे में इंपैक्ट करेगा विकास जी। जो हम देख पा रहे हैं, जो हमारी बात हुई है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बिहार में, लोग कह रहे हैं कि इसका क्या मतलब हुआ कि आपने हार मान ली, मतलब इंडिया ब्लॉक ने हार मान ली कि अब वो वोट चोरी करके बीजेपी जीती रही है तो अब कुछ नहीं करना है। हम्म। जी, बिल्कुल। नहीं, नहीं, आप जो कह रहे हैं मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, लेकिन उसके पहले मुझे ये बताइए कि जैसा आप कह रहे हैं कि ये तो साफ दिख रहा है, जैसा आपने कहा कि भई पहले चरण की वोटिंग होनी है, उसके पहले आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, 1 दिन पहले।
है ना? तो आप कहीं न कहीं आप इन्फ्लुएंस तो करना चाह रहे हैं, आप चुनाव से पहले एक मैसेज देना चाह रहे हैं। लेकिन अगर वो पटना में करते, तो फिर सहयोगी पार्टियों का साथ भी चाहिए था और सही था। दूसरा कि सीधे-सीधे कांग्रेस पे ये आरोप लगता है कि भाई आप बिहार के चुनाव को ही प्रभावित करने के लिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। कर रहे हैं। तो हाँ। ये जो प्लानिंग थी कि मतलब थोड़ा धक्का लगा भी दिया और थोड़ा अपने आप को बचा भी लिया। आपको लग रहा है कि ये आरोप अब कांग्रेस पे नहीं लगेगा? हम दोनों जहां से देख रहे हैं वो साफ दिख रहा है कि बिहार चुनाव से पहले पहले चरण की वोटिंग से पहले आपने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। बातें भले हरियाणा की हुई हो, लेकिन शक तो बिहार चुनाव पर ही होगा। भाई वो तो जमुई से मुंगेर के लोगों को, वो वहां से 5 लोगों को बुला करके कहा कि इनके वोट कट गए। तो ये प्रतिनिधि चेहरे हैं, 5 चेहरे हैं। अब उन्होंने बिहार के बारे में कोई फिगर नहीं बताया। जैसे हरियाणा में बताया कि 25 लाख नाम काटे गए, 25 लाख वोट चोरी हुई। तो अब 25 लाख उस तरह का कोई फिगर बिहार के बारे में नहीं दिया। 5 लोगों को पेश किया गया। लेकिन अब ये सवाल है कि उन 5 लोगों के नाम कटने की सूचना कब मिली, उन्होंने दोबारा वोट अपना बनवाने के लिए अप्लाई किया या नहीं किया। तो ये एक प्रतीकात्मक बात थी। और आप ठीक कह रहे हैं कि उनको कहीं ना कहीं कांग्रेस को यह भी दिख रहा होगा कि सहयोगी पार्टियां नहीं जुड़ेंगी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, या वो साथ नहीं आएंगी। एक तो उनका कैंपेन चल रहा है, और दूसरे वो लोग बहुत इस बात को लेकर के बहुत मुतासिर नहीं है इस मुद्दे के असर को लेकर के। इसलिए हो सकता है कि वो लोग नहीं आए। तो दिल्ली में कांग्रेस ने, चूंकि ये सीधे सीधे सिर्फ राहुल गांधी का अपना एजेंडा है, तो वो इस एजेंडे को चला रहे हैं। लेकिन अब वही कहा ना कि इसका इन्फ्लुएंस क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जैसे हम एक राजनीति के विद्यार्थी के नाते हम जो असेस कर रहे हैं, किसी भी बात को जब आप कहते हैं कोई बात, तो उससे कुछ एक्सपेक्टेशन होती है कि इसका ये असर होगा। इसका क्या असर होगा? अगर किसी का वोट कट गया है, अगर कट गया होगा किसी का वोट, तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से उस पर बिहार में कल क्या असर होगा? वो तो डाल नहीं सकता है वोट। वो कोई आंदोलन खड़ा नहीं कर सकता। अगर किसी को आंदोलन खड़ा करना होता तो वो पहले से कर देता। तो आप तो जो संभावित नतीजे हैं उस पर संदेह ही पैदा कर रहे हैं। इससे कोई क्वालिटी चेंज होना, क्वालिटेटिव चेंज, अगर बिहार के पॉलिटिकल वोटिंग बिहेवियर में कोई चेंज होने की संभावना होती विकास जी, तो हम मानते कि हाँ, ये इससे कुछ चेंजेज होंगे। ये आप फिर जो है नाम कटने की बात आप कर रहे हैं, नाम जोड़ने की बात भी होती विकास जी, तो ये संभव था कि आप अपने लोगों को जागरूक करते, सजग करते कि वो ऐसे लोगों को पहचाने जो वहां के वोटर नहीं हो सकते हैं, या ऐसे वोटर हो सकते हैं जो एक से ज्यादा जगहों पर वोट करते हैं। जैसे एक ब्राजील की मॉडल का जिक्र किया उन्होंने हरियाणा के संदर्भ में, कि उन्होंने 100 जगह वोट किए। कई लोग किसी के बारे में कहा कि 200 जगह वोट किए। तो ये तो मामला तब होता जब नाम जुड़े होते। आप तो नाम कटने की बात कर रहे हैं बिहार में। तो नाम अगर जुड़े होने की बात करते, तब भी जिम्मेदारी उसकी बात पार्टियों के पोलिंग एजेंट्स की बन जाती है। अब ये समस्या यहां है विकास जी, कि पार्टियों के पास पोलिंग एजेंट बनने के लिए जमीनी कार्यकर्ता नहीं है। अगर जमीनी कार्यकर्ता उनके पास होते तो ये समस्या नहीं आती कि एक एक महिला ब्राजील की 100 जगह वोट डाल रही। अगर वो 100 बार वोट डाल रही थी, अलग अलग बूथों पर वोट डाल रही थी, अलग अलग नाम से वोट डाल रही थी, तो कांग्रेस के पोलिंग एजेंट क्या कर रहे थे उस समय? भाई कांग्रेस कोई कमजोर पार्टी तो है नहीं हरियाणा में, बहुत ही मजबूत पार्टी थी। पिछली बार भी उसके 31 एमएलए थे, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा कमान संभाले हुए थे, कई बड़े नेता लगे हुए थे कैंप। तो वहां क्यों काउंटिंग एजेंट, आपका जो पोलिंग एजेंट है, माफ करिएगा, वो क्यों नहीं पहचान पाया ऐसे लोगों को जिनका जिनका वोट वहां का नहीं था, जो उस बूथ पर रहने वाले नहीं थे। शहरी इलाकों में तो आमतौर पर होता है कि लोग एक दूसरे को नहीं पहचानते हैं। तभी इसके लिए पार्टियां तैयारी करती हैं कि 4 डमी कैंडिडेट खड़े करती हैं पार्टियां, 2 डमी कैंडिडेट खड़े करती हैं, उनके तरफ से भी 2 पोलिंग एजेंट बैठते हैं। अलग अलग डाइवर्स, अलग अलग भौगोलिक इलाके के लोगों को पोलिंग एजेंट बना करके बिठाया जाता है, ताकि वो पहचान सके लोगों को कि ये बोगस वोटर है या जेन्युइन वोटर है। तो अब ये प्रैक्टिस ही खत्म हो गई है। भाड़े के लोग चुनाव लड़वा रहे हैं, तो वो कैसे पहचानेंगे कि बोगस वोटर कौन है? और अगर इस काम में आप अगर उसको उनको इन्वॉल्व करते आरजेडी के लोगों को, उनसे भी, उनके ग्राउंड पर लोग हैं, तो उनसे भी अगर लेते, तो वो हो सकता था कि वो बेटर तरीके से इस बात को संभाल सकते थे। वो पहचान सकते थे लोगों को कि जो लोग यहाँ के वोटर नहीं है और वोट कर रहे हैं। तो अपनी भी जिम्मेदारी है पार्टियों की। आजकल पार्टियों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, पार्टियों का जो संगठन का ढांचा है, वो बड़ा कमजोर हो गया है विकास जी। और इसकी वजह से समस्या हो रही है कि इस तरह के वोट हो रहे हैं, नाम कट जा रहे हैं, तभी किसी को पता नहीं चल रहा है। आप बाद में पता चल रहा है कि नाम कट गए, नाम जुड़ जा रहे हैं, आपको पता ही नहीं कि फर्जी नाम जुड़ गए। वहां तो आपके बीएलए जो बूथ लेवल एजेंट्स हैं वो क्या करते हैं, ये सब चीजें भी है। ये सब तमाम सवाल हैं। इसके बावजूद जो राहुल गांधी ने कहा, इसके पहले की 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हमने सुनी। आज की तो प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत ही लंबी थी, लगभग 2 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उनकी। उन्होंने इस प्रेस को 1 घंटे 20 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, माफ करिएगा। तो इस 1.25 घंटे से ज्यादा की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो बातें कही हैं, चुनाव आयोग को उनका बिंदुवार उनकी जांच करके और इसका जवाब देना चाहिए है मतदाताओं को, देश के नागरिकों को, ताकि चुनाव की प्रक्रिया पर संदेह नहीं।
चुनाव की प्रक्रिया पर अगर संदेह होगा तो पूरा लोकतंत्र का जो ढांचा है ध्यान रखना चाहिए। और अगर उसको चुनाव आयोग अगर अगर इसकी जांच कराए, बिंदुवार जवाब दे, हालांकि उसमें उसमें हम एकदम इस बात के पक्ष में है कि चुनाव आयोग को जांच कराना चाहिए, बिंदुवार जवाब जांच करा करके और फैक्ट रखे। बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो ठीक है, बीजेपी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी ही, क्योंकि राहुल गांधी लाभार्थी उसी को बता रहे हैं। ये जो गड़बड़ी हो रही है उसका लाभार्थी बीजेपी है, तो बीजेपी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी ही करेगी। लेकिन चुनाव आयोग को बिंदुवार जवाब देना चाहिए है। और ये जो बार बार अजीत जी कह रहे मुझे थे राहुल गांधी हमारा हमारा काम नहीं है, तो इनको भी किसी ना किसी जरिए से इस बात को ले जाना चाहिए आगे, किसी लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाने का प्रयास करना चाहिए। अजीत जी मुझे ये बताइए कि ठीक है, राहुल गांधी ने ये मुद्दा उठाया, इस मुद्दे का बिहार चुनाव पे बहुत असर हम जमीन पे नहीं देख रहे हैं, तमाम बातें हैं। बिहार चुनाव से पहले उन्होंने उठाया, एक संदेह पैदा करने की कोशिश हो सकती है। जैसा आप कह रहे हैं कि ये भी चर्चा शुरू हो गई है कि क्या आपने हार मान ली, क्या ये रिजल्ट के बाद वाले दिन की तैयारी शुरू हो गई, शाम की तैयारी शुरू हो गई, एक जस्टिफिकेशन शुरू हो गया। लेकिन तमाम चीजों को अगर किनारे रख दे, तो भारतीय चुनाव आयोग जैसी संस्था, आप देखिए कि हरियाणा में कैसे, मतलब हम सुनते रहे कि कुत्ता के नाम पे आधार कार्ड बन गया, गधा के नाम पे ये प्रमाण पत्र बन गया, लेकिन इतने इतने वोटर पहचान पत्र एक ब्राजीलियन मॉडल के नाम पे बन जाए, इतने वोटर आइडेंटिफिकेशन जो कार्ड है वो एक ही फोटो पे बन जाए, ये जो त्रुटियां हैं, ये आप तो बहुत लंबे समय से ये चुनाव प्रक्रिया कवर करते रहे हैं। वोटर लिस्ट जब गाँव में आती है, जब तमाम चीज़ें होती है, तो ऐसे थोक भाव में गलतियाँ पहले भी होती थी क्या? या फिर ये अभी जब खुलासे हो रहे हैं तभी दिख रहे हैं अजीत जी? नहीं, देखिए विकास जी, गलतियां तो पहले की ही है ना। ये गलतियां तो 2002-3 से चली आ रही हैं, जब आखिरी बार एसआईआर हुआ था तभी से गलतियां चली आ रही हैं, क्योंकि उस समय आधार नहीं था भाई। क्या था, आइडेंटिफिकेशन के लिए लोगों के पास कोई कार्ड नहीं था। वोटर आई कार्ड भी बाद में बनने शुरू हुए थे, इक्का दुक्का उस समय वोटर बनने कार्ड शुरू हुए थे, कार्ड बनना शुरू हुआ था जब एसआईआर, जब ये आखिरी बार एसआईआर हुआ था। तो लोगों के पास पहचान के नाम पर राशन कार्ड होते थे, 10वीं का मार्कशीट होता था, 12वीं का प्रमाण पत्र होता था, पढ़ाई का, मकान का, पेंशन का, ये सब मात्र होते थे। लेकिन कोई भी इस बात को चेक नहीं करता था, कोई चेक नहीं करता था। हमारे आपके दरवाजे पर वोट बनाने वाले आए, हमारे आपके गार्जियन वहां बैठे हुए हैं, उन्होंने नाम जितने लोगों का जुड़वा चाहा उतने लोगों का नाम जुड़वा दिया और वो वोटर लिस्ट में छप के आ गया। कुछ चेक नहीं किया जा रहा था। पिछली बार भी एसआईआर जो हुआ उसमें कोई थोड़े आधार वो कोई भी प्रमाण पत्र चेक करके लोगों के नाम शामिल किए गए थे। तो ये गलतियां पहले से चली आ रही हैं। इस तरह की गलतियां पहले होती थी, क्योंकि तब प्रमाण पत्र मांग करके और वोटर लिस्ट में नाम नहीं जोड़े जाते थे। अगर एसआईआर के जरिए, अगर एसआईआर को ठीक ढंग से किया जाता है तो ये त्रुटियां दूर हो सकती हैं। एसआईआर के बाद आप अगर कोई खोज करके ले आए कि भाई एक ही फोटो पर 100 नाम वोटर बने हुए हैं, एक ही नाम के वोटर अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में, एक ही नाम और एक ही पिता के नाम वाले वोटर अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में है, तब फिर चुनाव आयोग पर सवाल उठेगा। अगर बिहार में एसआईआर हो गया और वहां ऐसी चीज आपको नहीं मिली है, तो इसका मतलब कि हरियाणा में एसआईआर होने दीजिए। आप एसआईआर हो और इस तरह के नाम तब भी रह जाए, तब फिर सवाल है। अगर ऐसे नाम है जो कट जाए आपके हिसाब से, 25 लाख नाम वो करें वोट चोरी होने का, राहुल गांधी 8 में से 1 वोट, उन्होंने कहा है कि 8 में से 1 वोट जो है वो गड़बड़ हुआ। फिर उन्होंने कहा कि हम 22,000 वोट से हारे थे। तो इसका क्या मतलब माना जाए कि आप 24,78,000 वोट से जीतने जा रहे थे? तो ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं था। लेकिन ये सब बातें हैं, वो राजनीतिक बातें हैं, वो चुनाव दोनों पार्टियों के लोग अपना करेंगे। हम हमेशा पहले दिन से विकास जी एसआईआर के पक्ष में हैं, और उस एसआईआर को लेकर के इसलिए हम पक्ष में हैं क्योंकि वो सारी चीजें आपके सामने होनी है। आपका बूथ लेवल एजेंट्स रहना है जो बीएलओ के साथ मिलकर के सहयोग करेगा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि वो तमाम जिला कार्यालय, प्रखंड कार्यालय से लेकर के और तमाम नगर निगम के, वार्ड परिषद, वार्ड काउंसिल के उसके सामने, ऑफिस के सामने वो लिस्ट लगाई जाएगी। उसमें आप देखिए, अगर नाम जेन्युइन कटा है तो आप जुड़वाइए और उसके बाद अपना वोट डालिए। अगर नहीं है, मृतक आदमी का नाम है तो वो कटना चाहिए है, एक से ज्यादा जगह नाम है तो वो कटना चाहिए है, जो आदमी परमानेंटली शिफ्ट हो गया है, दूसरे स्टेट में जाके वोटर बन गया है, उसका नाम कटना चाहिए। इसमें कोई अगर मगर नहीं होनी चाहिए। आप ठीक है, विरोध एक राजनीतिक जगह है, लेकिन आप ये कैसे कह सकते हैं बिना उसमें शामिल हुए कि ये गड़बड़ी हो रही है? और आप खुद ही हरियाणा की गड़बड़ी बता रहे हैं। तो हरियाणा की अगर गड़बड़ी पकड़ी गई है तो वहां एसआईआर होने दीजिए, या फिर बिहार में इस तरह की गड़बड़ी पकड़ के दिखाइए। ये तो चैलेंज आपके सामने है। और ऐसा नहीं है कि लाखों जो बूथ लेवल एजेंट्स थे वो इन पार्टियों के भी लगे थे, आरजेडी ने भी अपने लोग लगाए थे, तो वो तो नहीं कर रहे हैं। तो ये एक इशू है, हो सकता है गड़बड़ी हो, इसमें हम बिल्कुल इस बात को खारिज नहीं कर रहे हैं, गड़बड़ी हो सकती है। और उसी को ठीक करने के लिए चुनाव आयोग कह रहा है कि हम एसआईआर करा रहे हैं। आप उस एसआईआर की प्रक्रिया में शामिल होइए, अपने लोगों को शामिल कराइए, ज्यादा से ज्यादा बूथ लेवल एजेंट्स बनवाइए, नजर रखिए उस पर
कि उसमें किसी जेन्युइन आदमी का नाम नहीं कटे, और अपनी तरफ से भी ये इंश्योर करिए मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए ये इंश्योर करिए कि अगर किसी व्यक्ति का नाम मृतक है तो उसका नाम कटना चाहिए, कोई बाहर है तो उसका नाम कटना चाहिए, किसी का नाम एक से ज्यादा जगह है तो उसका नाम कटना चाहिए। ये आप अपनी तरफ से भी इंश्योर करें, और ये भी इंश्योर करें कि जेन्युइन वोटर का नाम नहीं कटे। ये एक अपोजिशन की पार्टी को भी शामिल होकर के एसआईआर में ये करना चाहिए। मेरी आवाज आपको मिल रही है, तो मुझे ये मिल रही है, मिल बताइए रही है। कि हाँ, मुझे ये बताइए कि आखिर में कि हम लोग बिहार में कई दिन साथ रहे और कल पहले फेज की वोटिंग है जैसा हम कह रहे हैं, या फिर ये वीडियो जिस दिन पब्लिश होगा उस दिन बिहार में पहले फेज की वोटिंग हो रही होगी। आपके हिसाब से बिहार का चुनाव किधर जा रहा है? जहां से हम दोनों देख रहे हैं सत्ता परिवर्तन जैसी कोई लहर नहीं है, अंडर करंट हो तो वो एक अलग बात है। ये हमने मोटी-मोटी चीजें मैंने नोटिस की है, आपने भी नोटिस की है। लेकिन मैं थोड़ा और डीप जाकर के आपसे समझना चाहूँ कि बिहार विधानसभा चुनाव पहले फेज की वोटिंग किधर जा रहा है मामला? अजीत जी। देखिए, पहला चरण जो है वोटिंग का 121 जो सीटें हैं वो उस स्ट्रांग होल्ड में है जो इंडिया ब्लॉक का, मतलब इंडिया ब्लॉक के स्ट्रांग होल्ड में है। इसमें भी आप आंकड़े भी देखें तो 62 सीटें उनके पास हैं, इंडिया ब्लॉक के पास हैं, और 58 सीटें एनडीए के पास हैं इन 121 में से। और एक सीट एलजेपी की थी, हम उसको एलजेपीआर की अब उसको जोड़ लें तो इनकी सीटें हो जाएंगी 59 और उनकी हो जाएंगी 62। तो महागठबंधन आगे है इसमें। पहले चरण, पिछले बार के पहले चरण की सीटें हैं जहां बुरी तरह से बीजेपी हारी थी, तो इन उन सीटों पर वोटिंग हो रही है पहले चरण में। और जितनी मेहनत हुई है, जिस तरह का ग्राउंड वर्क हुआ है पार्टियों की तरफ से, आज देखिए चुनाव के पहले किस तरह की राजनीति हुई है। गौड़ा बौराम सीट पर मुकेश सहनी ने अपने भाई को चुनाव से हटा लिया। ये कल की घटना है, कल की घटना, चुनाव से प्रचार चुनाव का बंद होने के 36 घंटे पहले की घटना है कि गौड़ा बौराम जो एनडीए की इंडिया ब्लॉक की एक सीट है, उस सीट पर मुकेश सहनी ने अपना कैंडिडेट वापस बिठा लिया, अपने भाई को वापस बिठा दिया। तो ये इसका बड़ा मैसेज गया है बिहार के चुनाव में कि जो मल्लाह वोट है, ईबीसी वोट है। और उसके बाद आज मुकेश सहनी तेजस्वी यादव के साथ प्रचार करने भी नहीं गए। आज मतलब चुनाव पर मतदान के एक दिन पहले, बुधवार, मंगलवार को उन्होंने अपने भाई का नाम वापस कराया, बैठा दिया उनको चुनाव में, और बुधवार को तेजस्वी यादव के साथ वो कैंपेन करने नहीं गए हेलीकॉप्टर से। तो इससे मल्लाहों के बीच में एक मैसेज है कि एनडीए, मतलब उनके बीच सब कुछ ठीक नहीं है। तो ये एक नुकसान हुआ। आप जनसुराज को देखिए, मुंगेर में हम लोगों को, हम दोनों साथी थे जब किसी ने कहा था कि पूरे जिले में सिर्फ एक सीट अब खराब है, और वो एक सीट मुंगेर की सीट है, क्योंकि बाकी सीटें उन्होंने ठीक कर ली हैं। मोकामा ठीक हुआ, मोकामा के असर से लखीसराय भी ठीक हुआ, सूरजगढ़, जमालपुर, ये सब सीटें ठीक है उनकी। तो अब मुंगेर में गड़बड़ी थी, तो मुंगेर में आम आदमी पार्टी का जो कैंडिडेट था उसको बैठा दिया गया। उसका नाम तो खैर वापस नहीं होगा, लेकिन वो समर्थन में वो बैठ गया, चुनाव मैदान से हट गया। तो ये अब बारीक प्रबंधन हुए हैं। पहले एक मैक्रो प्रबंधन हुआ, बड़े लेवल पर प्रबंधन हुआ, जिसमें बीजेपी जेडीयू काफी आगे थे ये लोग प्रबंधन करने में। फिर एक नैरेटिव का गेम हुआ, परसेप्शन का गेम हुआ, जिसमें दुनिया भर की चीजें जो बांटी गई हैं उनका एक इशू बना कि 10-10 हजार रुपए मिले हैं, 125 यूनिट बिजली फ्री हुई है, 1100 रुपए की सामाजिक सुरक्षा की पेंशन आ रही है, इस तरह की तमाम योजनाओं के प्रचार हुए। फिर नीतीश कुमार की सेहत का इशू गौण हुआ, पूरी तरह से खत्म हो गया, वहां कहीं भी ये सुनने को नहीं मिला। उल्टे उनके प्रति सद्भाव बना कि वो काम कर रहे हैं, और उनके प्रति अपमानजनक बातें कही जा रही थी। तो ये कुल मिलाकर के ये सारी चीजें जो हैं एनडीए का एडवांटेज दिखाती हैं। अंडर करंट भी होता तो हम लोग को दिखाई देता। जिस तरह की बस्तियों में हम लोग गए, दलित हों या बहुत ही गरीब हों, उनके साथ बात हुई, और दूसरी तरफ भी वो लोकल एंटी इनकम्बेंसी थी, वो दिखी जी। कैंडिडेट के खिलाफ, उम्मीदवार के खिलाफ, कई बार का बहुत विधायक शुक्रिया के अजीत जी। खिलाफ मैं जी, दिखा। नहीं, कंप्लीट करिए आप अपनी बात। हाँ, वही उसके खिलाफ दिखा जो लोकल डिसकंटेनमेंट होता है, लोकल एमएलए के खिलाफ या कैंडिडेट खिलाफ, वो डिसकंटेनमेंट था, चाहे वो एनडीए का हो या महागठबंधन का हो। लेकिन नीतीश कुमार को हटाना है, ये भाव कहीं नहीं दिखाई दिया कि सत्ता पलट देनी है, ये भाव नहीं दिखाई दिया। बहुत बहुत शुक्रिया अजीत जी, हमेशा की तरह समझाने के लिए, बताने के लिए, लोकमत हिंदी को अपना स्नेह, अपना वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे दर्शकों से हमारा ये अनुरोध, लोकमत हिंदी बिहार इलेक्शन बहुत अच्छे से कवर कर रहा है, हम विश्लेषण कर रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्ट्स कर रहे हैं, और काउंटिंग के दिन के लिए भी हमारी विशेष तैयारी है। बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।